नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 9 के बारे में, जिसमें आपको हिंदी में सब संस्करण होगा। ये हिंदी में आपको पीडीएफ दिखेगा और हिंदी में ही क्वेश्चंस रहेंगे। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे समय पर। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शंस हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो उसका सही उत्तर है खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। कौरवी कौरवी खड़ी बोली मुख्यतः आपकी मेरठ बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और मेरठ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? लवणता से तात्पर्य है, लवणता का मतलब होता है किस सागर में नमक सबसे ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर कौन से सागर का पानी सबसे ज्यादा नमकीन है। लवण का मतलब होता है नमकीन, साल्ट, साल्टी। ऑप्शंस हैं कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। तो उसका सही उत्तर है मृत सागर। जो मृत सागर है उसकी लवणता विश्व में सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक है। और ये इसे हम डेड सी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और इजराइल के आसपास ये बसा हुआ है, इजराइल में बसा हुआ है, इजराइल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है? भारत में मैग्नीज के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। तो ओडिशा है मैग्नीज के क्षेत्र में अग्रणी है, मैग्नीज, ध्यान रखिएगा। और मैग्नीज के क्षेत्र में भारत भी काफी ऊपर है, पहले या दूसरे स्थान पर आता है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कौन सा पेयर या कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस दे रखे, नांगल बांध, भाखड़ा नांगल जो डैम है वो कहाँ पर है? सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर। फिर आता है सरदार सरोवर परियोजना, कहाँ है? नर्मदा नदी पर। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है? सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। फिर है नागार्जुन सागर गोदावरी, ये गलत है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। याद कर लीजिए, कृष्णा नदी पर, काफी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आता है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर। ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। हीराकुंड बांध, जो ऑप्शन है आपके एकदम एक एक क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको नदियों के नाम दे दिए जाए तो आपको लगाना क्या है? नर्मदा नदी पर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन पूरी करता है? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन पूरी करता है? ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र। तो उसका सही उत्तर है बुध। जो बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, क्योंकि ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में पूरी कर लेता है। सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 88 दिन में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 दिन। बुध के बारे में एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। जो बुध ग्रह है वहां पर तापांतर सबसे अधिक रहता है। तापांतर से तात्पर्य है दिन के समय में बहुत ही ज्यादा गर्मी और रात के समय में बहुत ही ज्यादा ठंड। तो लगभग तापांतर रहता है आपका प्लस माइनस 560 डिग्री सेंटीग्रेड। 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गर्मी है 560 डिग्री सेंटीग्रेड की और ठंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो अंतर रहेगा इसका वो होगा 560 डिग्री सेंटीग्रेड। बुध पर चुंबकीय क्षेत्र है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह किस किस के नहीं है? बुध का और शुक्र का। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग या फिर पेट्रोलियम। तो उसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। बाकू है कहां पर? अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है,
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? जो हरित क्रांति हुई थी, विश्व की हरित क्रांति की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हरित क्रांति हुई थी उसमें मुख्यतः किस पेड़ के लिए या किस पौधे का प्रयोग हुआ था, या किस पौधे के लिए हरित क्रांति का किस पौधे का मुख्यतः प्रयोग हुआ था? ऑप्शन है जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो इसका सही उत्तर है मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति में मुख्य पादप था मैक्सिकन गेहूं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। लिख लीजिए, नॉर्मन ई बोरलॉग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग, तो बोरलॉग पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? कृषि से। ध्यान रखिएगा, कृषि से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, बोरलॉग पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट रहता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र का नोबेल एक तरह से आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन है नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा, स्वीडिश एकेडमी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है, देखिए सरकार द्वारा तो दिए नहीं जाते, क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक तरह का प्राइवेट पुरस्कार है, स्वयं में प्राइवेट पुरस्कार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश एकेडमी द्वारा, स्वीडिश अकादमी द्वारा। प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रथम दिया गया था। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था 1968 में। 1968 में। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके किस योगदान के लिए दिया गया था? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन हैं, उनके लिए नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए दिया गया था? ऑप्शन से श्रम अर्थशास्त्र के लिए, विपणन अर्थशास्त्र के लिए, मौद्रिक अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो उसका सही उत्तर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र में। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। इनके साथ महबूब उल हक हैं, जो कि मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे, उनके लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में इन्हीं के साथ, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान की निम्न में से क्या विशेषता है? भारत के संविधान की निम्न में से क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। तो इसका सही उत्तर है धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बात एक ही है। प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो एक ही सीक्वेंस में रहेंगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना कभी चेंज नहीं करी जा सकती। प्रस्तावना में शब्द दिए हैं प्रभुत्व संपन्न, लिख लीजिए चाहे, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अगर कोई सीक्वेंस पूछे शब्दों का तो यही रहेगा प्रस्तावना की भाषा के बारे में, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग पूछ रहा है, न कि अनुच्छेद। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो उसका सही उत्तर है भाग 5। भाग 5 में संसद के गठन का वर्णन दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हम यूजुअली 5 साल लगा देते हैं, लेकिन वो गलत रहता है, क्योंकि अधिकतर हमारे देश में अधिकतर कार्यकाल 5 साल के ही होते हैं। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये दिया गया है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा का वर्णन किसमें दिया गया है? राज्यसभा का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और जो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य छुट्टी ले लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं। हर 2 साल बाद जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की 1/3 सदस्य
छुट्टी पर चले जाते हैं, अवकाश पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुल 60 सदस्य हैं और हम उनका 1/3 कर दें तो आ जाएगा 20। 20 सदस्य हर 2 साल बाद छुट्टी पर चले जाते हैं, अवकाश पर चले जाते हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 प्रथम बैठक हुई थी। 13 मई 1952। 13 मई 1952। 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा का नाम, राज्यसभा कब हुआ था? 1954 में। 1954 में। इससे पहले स्टेट्स ऑफ काउंसिल करके कुछ ऐसे ही करके कुछ बोला जाता है, मेरे ध्यान से उतर गया है। मुझे सर्च करके मैं आपको बताऊंगा इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जीएनपी और एनएनपी के अंतर को क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के अंतर को क्या कहते हैं? पहले तो जीएनपी समझिए, जीएनपी होता क्या है? जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अगर जीएनपी में से हम एनएनपी को घटा दें, एनएनपी इस फॉर्मूला भी है, जीएनपी में से हम एनएनपी को घटा दें तो आता है मूल्य ह्रास। क्या आएगा? मूल्य ह्रास, या मूल में होने वाली कमी, घाटा, मूल्य ह्रास। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं बताया मैंने। जीएनपी और एनएनपी के अंतर को मूल्य ह्रास कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। यह निर्णय कौन करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक होगा? या यह निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक दिया गया है वो धन विधेयक होगा? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? फेबियन समाजवाद का घर किसे माना जाता है? ऑप्शन है इटली, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। फेबियन समाजवाद का घर कौन सा है? इंग्लैंड। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा वो वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को जरूर से। धन्यवाद दोस्तों।